हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का हमारा टॉपिक है खोआ या मावा। देखो, अब तक हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सिर्फ 2-3 टॉपिक ही बचे हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है आज जिसके बारे में हम बात करते हैं, खोआ या मावा। तो खोआ या मावा देखते हैं क्या होता है। देखो, जब दूध को क्या किया जाता है, उबाला जाता है, उसको तेज़ आंच पर गर्म किया जाता है। तो दूध को तेज़ आंच पर गर्म करने से दूध के अंदर का जो पानी होता है, जो जल होता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है और भाप बन के उड़ जाता है। तो दूध के अंदर का जब जल भाप बनकर उड़ जाएगा तो पीछे जो पदार्थ बच जाता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, खोआ या मावा कहा जाता है। तो देखो, दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकाल कर आंशिक रूप से सुखाया हुआ एक दुग्ध पदार्थ है, जिसमें दुग्ध ठोस पदार्थ कितने पाए जाते हैं। दुग्ध ठोस पदार्थ इसमें 70 से 75% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 70 से 75% पाए जाते हैं, जिसे खोआ या मावा कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, खोए का संगठन। तो खोए का संगठन में देखो, गाय और भैंस दोनों के दूध के लिए खोए का संगठन दिया हुआ है। गाय के लिए और भैंस के लिए दूध का संगठन खोए का संगठन ऐसा होता है कि नमी देखो इतने इतने % होती है। वसा, गाय के दूध में जो खोआ बनेगा उसके अंदर वसा कम होगी, और भैंस के दूध से जो खोआ बनेगा उसमें वसा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गाय के दूध से जो दुग्धम बनता है, जो खोआ बनता है, उसमें दुग्धम कितना होता है, 26%। और भैंस के दूध से जो खोआ बनता है उसमें दुग्धम 22% होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लेना, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अब अपने बात कर रहे हैं खोआ बनाने की विधि। तो खोआ बनाने के लिए देखो क्या किया जाता है, गहरे पैंदे की कढ़ाई ले लेते हैं हम। उसमें हम क्या डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं। पहले उसको क्या करते हैं, उसको तेज आंच पे उबालते हैं। धीरे धीरे उसको उबालेंगे, उबालते के साथ साथ उसको चलाते रहेंगे पलटे से चलाने से क्या होता है, पलटे से चलाने से ये फ़ायदा होता है कि जो दूध होता है वो जल्दी से वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है, शुरू शुरू में तो हम तेज आंच पे उबालते हैं, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पानी उड़ने लगता है और खोए की मात्रा जो है दूध की मात्रा कम होने लगती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम ताप को थोड़ा कम कर देते हैं। कितना, लगभग 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कर देते हैं, ताकि क्या हो, जो अगर मान लो बाई चांस तुम टेम्परेचर ज़्यादा रखते हो तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो खोआ है वो जल जाएगा, उसकी स्मेल ख़राब हो जाएगी, मतलब उसमें सुवास नहीं रहेगा। ठीक है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले गहरे पैले की कढ़ाई में दूध डालकर गर्म करना प्रारंभ करते हैं तथा गर्म करते समय दूध को पलटे से लगातार चलाते रहते हैं। ऐसा करने से दूध में वाष्पन शीघ्रता से होता है। इस प्रकार दूध का आयतन धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जो कि दूध की प्रोटीन फट जाने के कारण होता है। इस समय दूध को तेजी से चलाना आरंभ कर देना चाहिए, जिससे वाष्पन तेजी से हो तथा दूध कढ़ाई की सतह पर जलने ना पाए। याद रखना कि शुरुआत में हम तेज आंच पे गर्म करते हैं और पलटे से धीरे धीरे चलाते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे दूध की मात्रा कम होने लगती है तो हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं और पलटे की स्पीड को बढ़ा देते हैं। पलटे की स्पीड बढ़ाने से वाष्पन तेजी से होता है और दूध कढ़ाई की सतह पर जल नहीं पाता। और अगर मान लो बाई चांस जल जाएगा तो खोए की सुवास और रूप खराब हो जाता है। इसके पश्चात जब दूध पूर्ण रूप से गाढ़ा हो जाता है तो वो कढ़ाई की दीवारों को छोड़ने लगता है। तब हमें ये समझ जाना चाहिए कि खोआ क्या हो गया है, तैयार हो गया है, तथा कढ़ाई को आग से हटा लेना चाहिए। खोआ बनाने के लिए प्रारंभ में दूध को उबालते रहना चाहिए, और जब एक निश्चित अवस्था तक दूध गाढ़ा हो जाए तब उसका तापमान हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देना चाहिए। अंत में ज़्यादा तापमान नहीं रखते, शुरुआत में तो तेज़ आंच रखते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक लिमिट तक दूध गाढ़ा हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो हो सकता है कि जो तुम्हारा क्या है, खोआ है, वो जल जा सकता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो खोआ बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें देखें। शुरू में हम आग तेज रखते हैं, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है। कढ़ाई में खोआ तब तक नहीं बनेगा जब तक दूध की मात्रा 1/4 या 1/5 पार्ट ना रह जाए। मान लो जैसे तुम क्या करते हो, 20 किलो दूध लेके चलते हो, उसका खोआ बना रहे हो, तो उसके 1/4 का मतलब जब तुम्हारा 20 किलो दूध कितना हो जाए,
गाढ़ा होके 5 किलो तक रह जाए तब तक उसको चलाते रहना है, तब तक उसका मतलब उसका वाष्पीकरण करते रहना है। या तो 1/4 की बात करो, या जैसे 1/5 की अगर मैं भाग करती हूँ तो 1/5 इंटू क्या है, 20 किलो ले लिया, कितना आ जाएगा, लगभग 4 किलो खोआ। ठीक है, इस हिसाब से कहते हैं शुरू में दूध को पलटे से चलाने की गति सिर्फ 40 चक्कर पर मिनट होती है, लेकिन गाढ़ा होने पर क्या होता है, तीव्र गति लगभग 150 चक्कर प्रति मिनट हो जानी चाहिए। शुरू में दूध को धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब दूध को बहुत तेजी से चलाया जाता है, ठीक है, वरना खोआ जल सकता है। आखिरी अवस्था में तापक्रम को घटाकर लगभग 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना चाहिए, जिससे कि जलने की संभावना ना रहे। अगर बात करें खोए के उत्पादन की तो देखो क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः भैंस के दूध से 20 से 23% और गाय के दूध से 18 से 20% खोआ प्राप्त होता है, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है। भैंस के दूध के कंपैरिजन में गाय का दूध पतला होता है, तो उससे खोआ कम बनेगा, भैंस के दूध से खोआ ज़्यादा बनेगा। मान लो तुमने 20 किलो दूध लिया, उससे तुम्हारा 5 किलो खोआ बना, तो देखो प्राप्त खोए की मात्रा कितनी है, 5 किलो। दूध कितना लिया, 20 किलो, इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, काटोगे तो 20 पंजे 100, लगभग तुम्हारा 25% खोए का उत्पादन हुआ है। कितना उत्पादन हुआ है, 25% उत्पादन हुआ है खोए का। ठीक है, इस हिसाब से होता है। समझ में आ गई होगी आपको इतनी बात। अब देखो आगे अपने बात करते हैं किसकी, खोए का उपयोग। खोए का उपयोग, एक मिनट रुकिए जरा। तो ध्यान से देखिए भाई, खोए का क्या उपयोग है। तो खोए का उपयोग अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है, जैसे पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, मिल्क केक, पंटुआ आदि। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, खोए के सामान्य गुण क्या होने चाहिए। तो खोए का सामान्य गुण ये होना चाहिए कि खोआ जिस दूध से बनाते हो वो शुद्ध या ताज़ा दूध होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं, सॉरी ये 1 मिनट, खोए के सामान्य गुण नहीं है, ये अपने गलत आ गए हैं, ये हैं खोए के सामान्य गुण, ये रहा। ठीक है, खोए के सामान्य गुण क्या हैं, तो देखो क्या होता है, सामान्य स्वरूप। तो गाय के दूध से जो बना हुआ खोआ होता है उसका स्वरूप हल्का पीला होता है, और भैंस के दूध से बने हुए खोए का स्वरूप सफ़ेद होता है। गाय के दूध से बना खोआ पीला क्यों होता है, किस कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कौन से प्रोटीन के कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है उसके अंदर। जबकि भैंस के दूध में कौन सा पाया जाता है, भैंस के दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए आगे हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी, गठन। तो अच्छी क्वालिटी के खोए में पानी व वसा उसके गठन में ठीक प्रकार से मिली हुई होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारी नमी अलग हो रही है, वसा अलग दिखाई दे रही है, वो सब अच्छे में एक दूसरे से मिक्स होना चाहिए। सुवास की अगर बात करें तो खोआ खोआ गंध रहित होता है, उसमें गंध नहीं आती, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में कौन सा, विकृत गंधिता आ जाती है। नमी की उपस्थिति में क्या होती है, विकृत गंधिता हो जाती है, और विकृत गंधिता के कारण इसमें हल्की फुल्की स्मेल आने लगती है। याद रखना, विकृत गंधिता नमी की उपस्थिति में आती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अब मान लो जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, चिप्स या कुरकुरे के पैकेट को 2 घंटा भी खोल के रखते हैं, तो उस 2 घंटे में ये वातावरण की मॉइस्चर को क्या कर लेंगे, नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, और इनमें कौन सा गुण आ जाएगा, विकृत गंधिता का गुण आ जाएगा। ठीक है, तो उससे फूड क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करें किसकी, सघनता की, तो खोए की सतह चिकनी, सख्त एवं कणदार होती है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया खोआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छेना। तो देखो ध्यान से, छेना क्या होता है भाई, छेना ये होता है कि दूध जो होता है अपने उसको फाड़ लेते हैं। पहले दूध लिया, दूध को क्या किया, उबाला, दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसमें क्या मिलाते हैं, दूध को फाड़ने के लिए तुम नींबू का रस मिला सकते हो, या नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनका रस मिला सकते हो, या फिर लैक्टिक अम्ल मिला सकते हो, दही मिला सकते हो। तो इनको मिलाने से दूध फट जाता है, और दूध फट जाता है तो क्या हो जाता है, उससे फिर हम क्या करते हैं, उसका पानी निचोड़ लेते हैं, छान लेते हैं, उसको छान के उसके अंदर का जितना भी पनीर जल होता है
उसे पनीर जल बोला जाता है। फटने के बाद जो मटेरियल रह जाता है पानी पानी सा, उसको पनीर जल बोलते हैं, या उसको कभी कभी वहे भी बोलते होते हैं। तो उस वहे या पनीर जल को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसको निचोड़ने के लिए, मतलब उसमें से सारा पनीर जल बाहर निकल जाए उसके लिए उसको एक कपड़े में डाल के थोड़ी देर के लिए टांग देते हैं। तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसके अंदर का पानी बाहर निकलता रहता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, छेना फटे हुए दूध से तैयार किया जा हुआ एक विशेष प्रकार का दुग्ध पदार्थ है। उबलते हुए दूध को जब अमल द्वारा फाड़कर तैयार किया जाता है। दूध को फाड़ने के लिए दुग्धामल कौन सा है, लैक्टिक अमल या साइट्रिक अमल अथवा साइट्रिक फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। उत्तम प्रकार का छेना बनाने के लिए उत्तम प्रकार का दूध लेकर उसमें उत्तम प्रकार के फलों का रस प्रयोग किया जाता है। उत्तम प्रकार का छेना बनाने के लिए उत्तम प्रकार का दूध चाहिए। सो नेक्स्ट इज संगठन। तो गाय और भैंस के दूध से जो छेना बनता होता है उसका संगठन दिया हुआ है। देखो, पानी होता है छेने में, वसा होती है, प्रोटीन होती है, दुग्धम होता है और खनिज पदार्थ, ये हमारे छेने के अवयव हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, छेना तैयार करने की विधि से पहले देखो हमें क्या क्या चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए छेना बनाने के लिए। छेना बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेटा दूध चाहिए। कौन सा, शुद्ध दूध चाहिए, ताज़ा दूध चाहिए, गाय का हो तो बढ़िया है। और इसके अलावा फिर दूध को फाड़ना है तो उसके लिए दुग्धामल चाहिए या साइट्रिक अम्ल या फिर नींबू का रस। फिर इस्पात का भगोना या कढ़ाई चाहिए, इस्पात का चमचा चाहिए और साफ बारीक कपड़ा चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, सर्वप्रथम भगोना या कढ़ाई, चमचा। पहले हम क्या करते हैं, बर्तनों का निर्जमीकरण कर लेते हैं। उसके लिए हम उनको उबलते हुए पानी में रखते हैं या फिर उनको उबलते हुए पानी में गर्म करते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर के जितने बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं हमें उनका निर्जमीकरण कर लेना है, क्योंकि अगर बर्तन से दूध में या छेने में कोई सूक्ष्म जीव चला गया तो छेने की क्वालिटी को ख़राब कर देगा। तो सर्वप्रथम भगोना या कढ़ाई, चमचा और बारीक कपड़े को गर्म पानी से साफ कर लेते हैं। दुग्ध जिससे छेना बनाना है उसकी वसा, जो जिस दूध से हमें छेना बनाना होता है उस दूध की वसा, उस दूध की अम्लता और उसके अंदर ठोस पदार्थ कितने हैं, इन सब की मात्रा हमें ज्ञात कर लेनी चाहिए। जिस दूध से हमें छेना बनाना है उस दूध की हमने वसा कितनी थी ज्ञात कर ली, उसमें अम्लता कितनी थी, उसमें ठोस पदार्थ कितने थे, इन सब मात्रा को ज्ञात कर लेना चाहिए। इसके बाद दूध का मानकीकरण कर लेना चाहिए, मतलब कितने किलो दूध ले रहे हैं दूध को भी नाप लेना चाहिए। उत्तम प्रकार का छेना बनाने के लिए दूध में वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा वसा की मात्रा का 1.9 से 2.1 गुनी होनी चाहिए। वसा रहित ठोस पदार्थ कुल मिला के कहने का मतलब है ज़्यादा होने चाहिए। वसा का लगभग 2 गुना बोल सकते हैं। कितना, 1.9 से 2.1 लेने की जगह लगभग 2 गुना मैं बोल सकती हूँ कि वसा की मात्रा का लगभग 2 गुना वसा रहित ठोस पदार्थ होने चाहिए। ये अनुपात क्या होता है, दूध में सपरेटा मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम भगोने को, दूध को भगोने में रखकर या कढ़ाई में डाल देते हैं, उसको उबालते हैं, उबाल के अच्छे से गर्म कर लेते हैं। फिर जब ये उबलने लगता है तो इसको क्या करते हैं, स्टोव से उतार के इसमें 1 या 2% दुग्ध अम्ल यानी दही, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। नींबू का रस या सिट्रिक अम्ल डालकर चमचे द्वारा पूर्ण रूप से धीरे धीरे हिलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं कि अम्ल पूर्ण रूप से क्या हो, 40 सेकंड में 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के तापमान पर दूध में मिल जाए। मतलब कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, अम्ल को दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसी समय में पूर्ण रूप से फटे हुए दूध को साफ बारीक कपड़े पर पलट कर पनीर जल को अलग करने के लिए कपड़े को अच्छी तरह बांध कर लटका देते हैं। 3 से 4 घंटे में जल का निकास हो जाता है और छेना कपड़े में ही रह जाता है। अब देखो, गाय के दूध से लगभग 14% और भैंस के दूध से लगभग 20% छेना प्राप्त होता है। वही बात, गाय का दूध क्या था, पतला था, तो उसमें जो वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं वो भी कम होते हैं, और भैंस के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ज़्यादा। तो उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए उसमें वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 4% से अधिक होनी चाहिए। तो देखो, जब वसा की मात्रा 4% से अधिक होनी चाहिए तो इसका मतलब वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा लगभग 2 गुनी यानी लगभग 8% होनी चाहिए। अब देखो छेना कैसे प्राप्त करते हैं। मान लो मैंने वही 20 किलो दूध ले लिया, मेरा 10 किलो छेना बन गया, तो
10 छेने की मात्रा बटे में दूध की मात्रा इंटू में 100, तो 10 दूना 20, लगभग 2 से काटा 50% आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 50% छेना का उत्पादन करते हैं। अब देखो ध्यान से, छेना का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, संदेश और खीर बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें छेने के गुण के, तो सामान्य गुण वही बात, गाय का दूध होगा उसका छेना पीला होगा, ठीक है। भैंस के दूध का छेना सफ़ेद होगा, क्योंकि गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगर हम बात करें काया बनावट की, तो छेना की काया या बनावट मुलायम होनी चाहिए, काया मुलायम और बनावट ठोस होनी चाहिए। काया क्या होनी चाहिए? मुलायम होनी चाहिए, और बनावट क्या होनी चाहिए? ठोस होनी चाहिए। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, आगे कहते हैं सुवास या गंध। तो छेना प्राय गंध रहित होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी खटास की गंध आ जाती है। और सघनता, तो छेने का मुख्य गुण ये होता है कि उसमें अपने अंदर मीठे को समाने की क्षमता पाई जानी चाहिए। देखो मान लो मैं रसगुल्ला बना रही हूँ, तो छेना जो है उसमें अगर चीनी ढंग से नहीं बैठेगी तो रसगुल्ला मीठा कैसे बनेगा? चाशनी ढंग से नहीं बैठेगी तो रसगुल्ला मीठा कैसे बनेगा? तो कुल मिला के इसमें ये गुण होना चाहिए कि अपने अंदर जो मीठी चीज़ है उसको अच्छे से क्या कर ले? समा ले। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब अपने बात करते हैं किसकी? पनीर की। तो पनीर एक दुग्ध पदार्थ है जो क्या होता है? दूध जमने, ठीक है, स्कंदन के पश्चात वह देखो क्या करते हैं, सिंपल सी बात बताती हूँ। अपने तो घरों में क्या करते हैं, जो छेना होता है उसको और ज़्यादा थोड़ा सा दबा लेते हैं, मतलब उसके अंदर का पानी वही दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करके क्या कर लेते हैं? उबाल लेते हैं, उसको नींबू डाल के फाड़ लेते हैं, फाड़ के उसको क्या कर लेते हैं? उसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं और अपने कहते हैं भाई पनीर बन गया, पर वास्तव में वो छेना होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, पनीर कैसे बनाते होते हैं? पनीर नॉर्मली दही जमाते हैं और दही को जमा के फिर उससे पनीर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वही बात लिखी हुई है कि पनीर वो दुग्ध पदार्थ है जो दूध जमने, मतलब दूध की किस में? दही में परिवर्तित होने, ठीक है। दूध जमने या स्कंदन के पश्चात फिर उस दही के अंदर से जब वह निकल जाता है उसके बाद प्राप्त होता है। पनीर का पोषकता मूल्य क्या है? पनीर प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, ये कैल्शियम और फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत है, ये ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है, ये सुपाच्य और पाचक होता है। अगर हम बात करें पनीर के संगठन की, तो बाजार में मिलता है चेड्डार पनीर। कौन सा मिलता है? चेड्डार पनीर। तो कहते हैं पनीर का संगठन उसकी किस्म पर निर्भर करता है। सभी किस्मों के पनीर में प्राय एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, ठीक है, केवल उनकी मात्रा में अंतर होता है। तो चेड्डार पनीर में देखो जल होता है कितना? 34 से 36%। जल कितना होता है? 34 से 36%। वसा कितनी होती है? 35 से 37%। प्रोटीन कितनी होती है? 24 से 26%। और खनिज पदार्थ हमारे होते हैं 3 से 4%। तो ये चेड्डार पनीर का संगठन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद है चेड्डार पनीर बनाना, तो इसको अपने कल पढ़ेंगे। चेड्डार पनीर बनाने की विधि थोड़ा सा तुम्हारा ये रह गया, और थोड़ा सा तुम्हारा एक टॉपिक और रह गया। तो कल हमारा ये चैप्टर मैं पूरा कर दूंगी, कल तुम्हारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो आएगी, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करके सारों को बताओ कि भाई एग्रीकल्चर की क्लासेस चल रही हैं, ताकि वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो हमें उसके बारे में भी बताएं, ताकि हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलो, धन्यवाद।